तो फिर से ये सब देखने के बाद आरबीआई ने एक बार फिर एक कमेटी बिठाई, उन्हें कहा कि एक नए बेंचमार्क की खोज की जाए और इस बार जो इजाद हुआ उसका नाम रखा गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी कि MCLR। अब आप में से जो लोग ये वीडियो को शुरुआत से देखते आ रहे हैं उनको अभी तक ये तो रियलाइज हो गया होगा कि ये बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बेस्ड होने वाला है, एवरेज कॉस्ट पे नहीं, जो हम थोड़ी देर पहले डिटेल्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक और जो पहला मेजर डिफरेंस रखा गया बेस रेट से, वो है कि बेस रेट में सिर्फ एक इंडिकेटिव फॉर्मूला दिया गया था बेंचमार्क कैलकुलेट करने का। यहाँ पे आरबीआई ने एक प्रिसाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला प्रिस्क्राइब कर दिया। तो इट सीम्स कि आरबीआई को भी लगा कि अपने कंट्री में बैंक्स को कुछ भी इंडिकेटिव देके फायदा ही नहीं है, तो बेटर है कि उनको कुछ भी एक एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह दे दो एंड मामला सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई को भी पता है कि वो डायरेक्टली भी इन रेट्स को सालों पहले ही रेपो रेट से लिंक कर सकती थी, बट वो सब ऑप्शन शायद इसलिए नहीं दिया था बिकॉज सब कुछ टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा था एंड मे बी आरबीआई भी टेस्ट कर रही थी ये चीज़ को कि कैसे डायरेक्टली बैंक्स को इस तरह माइक्रो मैनेज किए बिना भी पॉलिसी रेट्स का ट्रांसमिशन पब्लिक तक पहुंचा पाए, उसको ऐसा ग्राउंड लेवल तक ना घुसना पड़े बैंक्स के रेट्स मैनेज करने में। बट एनीवे, तो ये जो MCLR है वो एक काइंड ऑफ एक नेक्स्ट स्टेप था उसी डायरेक्शन में आरबीआई का। एंड अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया गया था उसके कंपोनेंट्स क्या थे। तो उसके मेजर 4 कंपोनेंट्स थे, 4। तो फर्स्ट ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, दूसरा था नेगेटिव कैरी ऑन CRR कैश रिजर्व रेशियो, फिर तीसरा था ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा था टेन्योर प्रीमियम। तो गाइस अब बात करें अगर इस फॉर्मूला के पहले कंपोनेंट की जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो वो फुल डिटेल्स में पहले इस वीडियो में हम पूरा समझ चुके हैं, बट इस डेफिनेशन में आरबीआई ने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है इसकी मीनिंग को ताकि इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सके। तो पहले जो हमने बात की थी वो ये की थी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स वो रेट है जो बैंक अपने न्यू डिपॉजिट्स या न्यू बोरोइंग्स पे एज ऑन डेट ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब इससे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आएगा उसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स करके डिफाइन किया है यहाँ पे, क्योंकि डिपॉजिट्स भी एक तरह से बैंक के लिए बोरोइंग्स ही होते हैं जो उनको एक टेन्योर के बाद चुकाने होते हैं। तो इन पे अब जो मार्जिनल कॉस्ट आएगा उसका वेटेज 92% रहेगा इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में। तो फिर बचा हुआ 8% कहाँ गया? तो गाइस जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, बैंक का भी एक पोर्शन जो फंड्स जो है वो इक्विटी से आता है और उसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न ऑन नेटवर्थ देना होता है। तो बचा हुआ 8% जो वेटेज है वो इस कॉस्ट को दिया जाएगा, द कॉस्ट विच हैज टू बी इंकर्ड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस तरीके से बनेगा ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एक नया टर्म यहाँ पे यूज़ किया मैंने, नेगेटिव कैरी ऑन CRR। तो CRR जैसे कि आप और मैं जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है आरबीआई का, जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम बढ़ाता और घटाता रहता है। तो ये वो परसेंटेज ऑफ फंड्स होता है जो बैंक्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने टोटल लाइबिलिटीज़ का CRR परसेंटेज आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है। और ये ब्लॉक्ड फंड्स पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 0 इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई से। ठीक है, तो ये एक तरह का कॉस्ट हो गया बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक को तो अपने पूरे डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो ये कॉस्ट को भी उनके मार्जिनल कॉस्ट में ऐड करने का परमिशन दिया गया है इस फॉर्मूला में। तो सेकंड कंपोनेंट नेगेटिव कैरी ऑन CRR हो गया। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में सारे बैंक के डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करने का परमिशन है, बट इसमें भी आरबीआई ने और एक स्टेप फॉरवर्ड जाके क्लियरली बोल दिया कि सिर्फ वही ऑपरेटिंग कॉस्ट्स ऐड करना अलाउड रहेगा इस बेंचमार्क में जो एक लोन प्रोडक्ट को ऑफर करने में या उस लोन में जो फंड्स दिए जा रहे हैं उसको रेज करने के लिए जो खर्चे किए गए हैं, सिर्फ वही लोड हो सकते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर बैंक ने कोई ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं जिसके अगेंस्ट उसने कस्टमर से दूसरे सर्विस चार्जेस ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिए हैं, जैसे कि कोई ATM चार्जेस, डेबिट कार्ड के चार्जेस या कोई और DD के चार्जेस, तो ऐसे वाले सर्विसेज ऑफर करने के लिए अगर जो कॉस्ट इंकर की है बैंक ने, वो इस बेंचमार्क में ऐड नहीं हो सकते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है MCLR फॉर्मूला का, वो है टेन्योर प्रीमियम। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पिक्चर में आता है, बिकॉज जैसे एक लॉन्गर टर्म FD के लिए आपको एक शॉर्टर टर्म FD से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही बैंक के लिए एक लॉन्गर टर्म लोन का जो कॉस्ट पड़ता है वो एक शॉर्टर टर्म लोन से ज़्यादा पड़ता है, विद द ऑब्वियस लॉजिक। ठीक है, तो अब ये टेनर प्रीमियम के लॉजिक के अराउंड ही रिवॉल्व करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल MCLRs एवरी मंथ। आपने देखा होगा कि हर बैंक की वेबसाइट पे हर महीने 5 टाइप के MCLRs तो पब्लिश होते ही, मतलब मिनिमम 5 टाइप के। तो दैट इज ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ MCLR, 6 मंथ MCLR एंड 1 ईयर MCLR। एंड देन कुछ बड़े बैंक्स लाइक SBI, HDFC एंड ऑल, ये लोग 2 ईयर MCLR, 3 ईयर MCLR वगैरह भी अनाउंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने साल के कॉस्ट ऑफ फंड्स की विजिबिलिटी उनको आज की डेट से है। तो ये सारा जो फंडा आता है मल्टीपल MCLRs का, वो ये टेनर प्रीमियम के कॉन्सेप्ट से ही उभर के आता है। तो
तो अब हम समझ लेते हैं कैसे। तो इस गाइडलाइन में ये मैंडेटरी किया गया कि बैंक्स एक बार अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस नेगेटिव कैरी ऑफ CRR प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट ये करने के बाद अब ये जो 5 टेनर मैंने बताए कंपल्सरीली इन 5 टेनर्स का अलग अलग टेनर प्रीमियम इस कॉस्ट में ऐड करेगा और उससे जो फिगर्स आएंगे उस बेसिस पे एटलीस्ट ये 5 MCLRs हर महीने एक प्री अनाउंस डेट पे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। जनरली सारे बैंक्स फर्स्ट ऑफ द मंथ को ये अनाउंस कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। तो आई एम श्योर एट दिस स्टेज आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंटली 5 MCLRs यानी कि 5 बेंचमार्क्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं और अब बैंक्स को अपने डिफरेंट लोन्स को उनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल्स के हिसाब से रिस्पेक्टिव MCLR से लिंक करना पड़ेगा। हालांकि किस टाइप के लोन को किस MCLR से लिंक करना है इसका बहुत ही कैटेगोरिकल गाइडलाइन जो है वो RBI ने नहीं दिया था, तो एक हद तक इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी बैंक्स पे ही छोड़ी गई है इस गाइडलाइन के अंडर। इस एनालिसिस को आगे कंप्लीट करने के लिए अब इस स्टेज में हमको रीसेट का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरेस्ट रेट का रीसेट होता क्या है और उसका रीसेट डेट कैसे डिटरमाइन होता है। तो रीसेट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपके एक फ्लोटिंग रेट लोन के एग्जिस्टिंग MCLR का लेटेस्ट MCLR से रिप्लेस हो जाना। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ जो बहुत सारे लोगों को इनिशियली था और आज भी कुछ लोगों को है कि बिकॉज बैंक्स मंथली बेसिस पे MCLRs अपने वेबसाइट पे रिलीज़ करते हैं तो उनका जो लोन का बेंचमार्क है MCLR है वो भी हर महीने रिवाइज होता जाता है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर महीने नहीं होता है। तो फिर अगला सवाल उठता है कि वो कब होता है। सो द गाइडलाइन क्लियरली सेज दैट द पीरियोडिसिटी ऑफ द रीसेट अंडर MCLR शैल करस्पॉन्ड टू द टेन्योर ऑफ द MCLR विद विच द लोन इज लिंक टू। तो अगर आपका लोन 6 मंथ MCLR से लिंक्ड है तो हर 6 महीने में आपका MCLR रीसेट होगा। अगर 1 ईयर से लिंक्ड है तो हर साल में एक ही बार आपका MCLR रीसेट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब फिर सवाल उठता है कि 6 मंथ्स या 1 ईयर फ्रॉम व्हेन इसका स्टार्ट डेट क्या रहेगा। तो इसमें भी इस गाइडलाइन में बैंक्स को 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक दिया गया था कि उसको डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट से लिंक कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरा था कि उसको डेट ऑफ रिव्यू ऑफ MCLR से लिंक कर दिया जाए। अभी डेट ऑफ रिव्यू ऑफ MCLR से मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जब भी MCLRs रिव्यू हो रहे हैं उस डेट से लिंक कर दिया जाए, पर MCLRs तो हर महीने रिव्यू करने हैं बैंक्स को कंपल्सरीली। तो अगर ऐसा बैंक्स करते तो हर महीने पूरे ही फ्लोटिंग लोन के जो पोर्टफोलियो है उनके सब पे उनको रीसेट करके देना पड़ता है MCLR। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने MCLRs का जो रीसेट का लिंकेज है वो डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट से किया हुआ है। एंड गाइज प्लीज माइंडेड ये डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट है। तो अगर आपका कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट है या कोई किसी भी टाइप का एक लिमिट है उसके अंदर आपने अगर 50% या 60% ऑफ द लोन भी डिसबर्स करवाया है तो फर्स्ट डिसबर्समेंट का जो डेट था उससे रीसेट चलते रहेगा। तो सब्सिक्वेंटली अगर सेम लिमिट के अंदर आप फर्दर डिसबर्समेंट्स भी लेते हैं तो रीसेट का जो डेट है वो फर्स्ट डिसबर्समेंट से लिंक रहेगा, वो सारे ट्रांचेस ऑफ डिसबर्समेंट के लिए अंडर 1 लोन लिमिट। फॉर डिफरेंट लिमिट्स इट विल बी डिफरेंट। और इस गाइडलाइन में कुछ फर्दर छोटे मोटे गाइडेंस भी दिए गए, जैसे कि 1 रीसेट इन अ ईयर विल बी कंपलसरी। तो एटलीस्ट एक रीसेट तो हर साल होना ही चाहिए आपके लोन में। सेकेंड RBI ने सेपरेटली क्लैरिफाई किया था ये चीज़ कि जो भी आपके लोन का टेन्योर है उसमें मिनिमम 1 रीसेट तो बैंक को फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए देना ही पड़ेगा। तो इसका मीनिंग है कि सपोज आपने एक पर्सनल लोन लिया है जो कि सिर्फ 1 साल के टेन्योर के लिए, तो फिर जो बैंक है उसको 1 ईयर MCLR से लिंक नहीं कर सकता, उसको 6 मंथ्स या उससे कम से ही लिंक करना पड़ेगा ताकि वो एक रीसेट आ सके। अगर 1 ईयर का लोन है और 1 ईयर MCLR से लिंक कर दिया तो टेक्निकली तो वो फिक्स रेट लोन ही हो गया, क्योंकि बाय द टाइम आपका रीसेट डेट आएगा आपका लोन का रीपेमेंट डेट ही आ जाएगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, ये रीसेट का जो क्लॉज है वो क्लॉज आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सैंक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट बनता है वो सब में मेंशन होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो एक बार आप वो डॉक्यूमेंट साइन करके सबमिट करते थे बैंक में तो वो फ्रीज हो जाता है, देन यू आर लीगली बाउंड टू अवॉइड बाय दैट। तो अगर आपको आपके रीसेट डेट्स को लेकर कोई भी डिस्कनेक्ट है या आप कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने से पहले ही कीजिए, तभी ऑप्शन है आपके पास। एंड लास्टली एक सवाल अब सबके मन में आता है कि भाई ये मेरा MCLR डिसाइड कैसे होता है कि मेरा लोन 1 मंथ MCLR से लिंक किया जाए या 1 ईयर MCLR से, ये बैंक कैसे डिसाइड करते हैं और क्या ये मेरे हाथ में है, क्या मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ ये बैंक से। सो वेल रिटेल लोन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नेगोशिएबल नहीं होता है, कॉर्पोरेट लोन्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नेगोशिएबल होता है। तो दिस इज टोटली सब्जेक्टिव, बट एक जनरल गाइडेंस देता हूँ कि बैंक्स हाउ डू दे जनरली गो अबाउट डिसाइडिंग दिस बेंचमार्क। तो ये पूरा डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर बैंक के आउटलुक पे कि उसका फ्यूचर आउटलुक फॉर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसा है उस लोन के टेनर के लिए। तो फॉर एग्जांपल आज एक बैंक बैठ के डिसाइड कर रहा है कि ईयर 2020 से दिए जाने वाले जो नेक्स्ट 5 ईयर्स टेन्योर के लोन है
तो उस पर जो किस MCLR से लिंक करना है उन लोन्स को, 6 मंथ MCLR से करना है, 1 ईयर MCLR से करना है। तो अब इसमें अगर एक बैंक को लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों में जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीमेंट है इकोनॉमी में, वो इंक्रीमेंट अब काफ़ी जल्दी होने वाला है, एंड बैंक ऑब्वियसली वुड वांट कि ये इंक्रीमेंट पास ऑन करे, तो ऐसा आउटलुक रखने वाला जो बैंक है वो चाहेगा कि इन लोन्स को कम से कम टेनर वाले MCLR से लिंक करे, जैसे कि 6 मंथ्स या 3 मंथ्स में भी। बट सिमिलरली अगर एक बैंक का आउटलुक ये है कि रेट्स ऑलरेडी काफ़ी हाई चल रहे हैं और अगले 5 साल में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डाउनवर्ड्स जाने वाला है, तो फिर बैंक चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हायर साइड वाले MCLR से लिंक करे, ताकि उसको कम से कम रीसेट्स बीच में आए और कम से कम बार वो बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर को पास ऑन करना पड़े। और एज अ कस्टमर आपका जो साइकोलॉजी है वो एकदम अपोजिट चलेगा। तो ऐसे सिनेरियो में फिर यू शुड ट्राई एंड नेगोशिएट विद द बैंक फॉर सच टेन्योर ऑफ MCLRs जो आपके लिए फेवरेबल हो, आपके आउटलुक के हिसाब से कमेंसुरेट हो। तो गाइज एट दिस पॉइंट इन दिस वीडियो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये MCLRs बैंक को डिराइव कैसे करने होते हैं, आपके लोन पे बैंक कौन सा MCLR लगाती है वो कैसे डिसाइड करती है, और आपके MCLRs का रीसेट डेट कैसे डिराइव किया जाता है। बट ये MCLR जो है वो आपके लोन पे लगाया जाने वाला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम उससे और 2 स्टेप दूर हैं। तो ये जो भी MCLR अब डिसाइड कर लिया बैंक ने कि आपके सपोज 5 ईयर कार लोन पे जो है 6 मंथ्स MCLR अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर अब क्रेडिट स्प्रेड और बिजनेस स्प्रेड, ये 2 स्प्रेड और बैंक को लगाना अलाउड है टू फिगर आउट द फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके लोन पे चार्ज होएगा। तो पहले समझ लेते हैं क्रेडिट स्प्रेड। अब क्रेडिट स्प्रेड, अच्छा इसके पहले जो MCLR का डेरिवेशन अभी तक हमने समझा, ये सारे बोरोवर नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स थे, ये सारे बैंक लेवल कंपोनेंट्स थे, इसमें बोरोवर के प्रोफाइल को किधर भी मद्देनजर नहीं रखा गया था। तो अब आगे जो दोनों स्प्रेड है अब ये बोरोवर स्पेसिफिक होने वाले। तो क्रेडिट स्प्रेड कैसे डिसाइड होगा, बोरोवर का ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल और क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। तो क्रेडिट प्रोफाइल में आ गया कि उसका सिबिल स्कोर वगैरह कैसा है, और ओवरऑल उसका क्रेडिट पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल में कि कोलेट्रल क्या ऑफर किया गया किसी लोन में, बोरोवर का एज कितना है, या और कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट बोरोवर है, तो इन सब रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये क्रेडिट स्प्रेड डिसाइड किया जाता है। और ज़्यादा अगर क्रेडिट रिस्क हाई लगता है बैंक को तो ज़्यादा स्प्रेड लेवी किया जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैंक का भी जो एक ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो होता है उसको, उसके भी इन्वेस्टर्स और जो लेंडर्स हैं जो बॉन्ड्स के अगेंस्ट वगैरह पैसा देते हैं, वो भी एक बैंक के ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क को एसेस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड अकॉर्डिंगली बैंक को भी हायर या लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स का एक्सेस मिलता है। तो सिमिलरली फिर सेम कॉन्सेप्ट बैंक को भी आगे लेंडिंग के टाइम पे लगाना पड़ता है। हाँ, बट एक बार ये क्रेडिट स्प्रेड बैंक ने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद इस गाइडलाइन के हिसाब से बैंक उसको ऐसे ही अपनी मर्जी से रिव्यू या इंक्रीज या रिड्यूस जो भी है वो नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई ठोस रीज़न होना चाहिए। तो ठीक है, रिड्यूस हुआ तो आपके लिए अच्छा ही है, तो इंक्रीज़ की बात करते हैं। ये स्प्रेड को इंक्रीज बैंक तभी कर सकता है जब आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में कुछ सब्सटेंशियल डिटेरियोरेशन हुआ हो, कि आपने किसी दूसरे बैंक के लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिया हो, या ऐसा कुछ अगर मेजर इवेंट हुआ है जिससे बैंक के पास कोई रीज़न है उसको इंक्रीज़ करने का, तो ही वो कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है बिजनेस स्प्रेड। तो बिजनेस स्प्रेड तो बैंक के अब क्या प्रॉफिट फिलोसफी है एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो हिसाब से वो स्प्रेड्स डिसाइड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नेगोशिएबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि ओवरऑल डील कैसा हो रहा है आपका आपके बैंक के साथ। तो गाइज इसी के साथ हमारे MCLR रिलेटेड भी सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ओवर हो जाता है। और MCLR और बेस रेट के डिफरेंसेस आपने नोटिस कर लिए होंगे। बेस रेट में खाली एक इंडिकेटिव फॉर्मूला दिया गया था, बट MCLR में लिटरली बैंक ने एक एक कॉस्ट यानी इक्विटी, बोरोइंग्स, डिपॉजिट, सारे कॉस्ट कौन से कंसिडर करने हैं और इसके अलावा कोई कॉस्ट कंसिडर नहीं कर सकता है बैंक, वो सब साइंटिफिकली गाइड कर दिया था। और उसी के साथ साथ टेनर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण डिफरेंट टेनर के डिफरेंट बेंचमार्क्स बनाने का एक जो है पॉसिबिलिटी हो पाया यहाँ पे बैंक्स के पास। नहीं तो बेस रेट तो एक ही था फॉर ऑल टेनर्स, तो वो फंडामेंटली जो है गलत था। एंड लास्टली बेस रेट खाली 3 महीने में एक बार रिव्यू हो रहा था, बट इधर बैंक्स को मंथली बेसिस पे अपने सारे जो कॉस्ट हैं उनको मॉनिटर करते रहना है, और जहाँ जहाँ भी ओवरऑल इकोनॉमी में कोई रिडक्शन मिल रहा है या इंक्रीज हो रहा है जो भी डायरेक्शन में है, पर मूवमेंट उनको मंथली जो है वो अपने MCLRs में करनी पड़ेगी उसे रिव्यू करते करते। और गाइस इस वीडियो में इंटरेस्ट बेंचमार्क से रिलेटेड एक एक कंपोनेंट हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में कवर किया है, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में किया है कि शायद आप सब लोगों को ये समझ में आ पाया होगा, क्योंकि जनरली ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बैंक से सिर्फ टॉप कॉर्पोरेट्स को मिलती है, मेरे और आपके जैसे कॉमन मैन को नहीं मिलती है। इसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, नीचे आपके कमेंट्स मेंशन कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So thank you so much for watching this video, and we'll see you again in the next video.
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।